ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल के डॉक्टर राकेश कुमार। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देश में कोरोना की स्थिति लगभग कुल मिलाकर अभी भी वैसी ही है। हालांकि मामलों में कुछ कमी आई है कुछ राज्यों में, लेकिन कुछ राज्यों में मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। चिंता अभी भी बनी हुई है, संक्रमण अभी भी बना हुआ है। दर इसकी पॉजिटिविटी रेट जो है वो कहीं कहीं कम हुई है, लेकिन खतरा अभी भी उतना ही बना हुआ है, ऐसा सभी स्पेशलिस्ट कहते हैं। तमाम खबरों के बीच, तमाम जिज्ञासाओं के बीच, तमाम प्रश्नों के बीच, तमाम संक्रमण के बीच हम लगातार ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें हम बात करते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ से, जो आपको आपकी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए अपनी विशेष राय देते हैं। आपके जो प्रश्न हैं कोरोना से संबंधित, उनके बारे में आपको बहुत सी जानकारी देते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश कुमार, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, स्पेशलिस्ट इन डायबिटिक्स एंड ओबेसिटी, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली के। डॉक्टर राकेश, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन जी। डॉक्टर राकेश, कोरोना की स्थिति धीरे धीरे अब मामलों में कुछ कमी दिखाई पड़ रही है, अगर हम कुछ राज्यों की विशेषकर बात करें, लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें लगातार जो है वो केसेस और मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। हम लगातार कहते हैं कि जो लोग कोमॉर्बिड हैं उन्हें अपना खास ख्याल रखना चाहिए। जब हम कोमॉर्बिडिटी की बात करते हैं तो हम डायबिटिक की बात करते हैं, हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, हम ओबेसिटी की बात करते हैं। अपने कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर राकेश, मैं डायबिटिक्स से ही शुरू करना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किन व्यक्तियों को हम कहें कि वो कोमॉर्बिड है इन केस ऑफ डायबिटीज, क्या रेंज है और किस तरह से उनको अपना विशेष ख्याल रखना होगा? जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम लोग जानते हैं, जैसे इतने दिनों से हम लोग कोरोना के केसेस देख रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईसीएमआर, WHO सभी ये कहते हैं कि जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी बॉडी इम्यूनिटी लो है, उन लोगों को विशेष सावधानी रखनी है। और खास तौर से जो उनमें से हाई रिस्क केसेस कहते हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज है और बहुत सारी और बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस बी है, सी है, क्रॉनिक लीवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, तो ये सब पेशेंट्स हैं। और बहुत से कैंसर के पेशेंट्स हैं जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, या रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं। ये सब लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स होते हैं। और डायबिटिक्स इसलिए ज्यादा पॉपुलर है बिकॉज इनका इंसिडेंस बहुत हाई है। अब इंडिया में देखा जाए तो 10 में से एक व्यक्ति जो है वो डायबिटीज से पीड़ित है, और उनमें से शायद 4 लोग ही ऐसे हैं जो कि रियल में डायग्नोज्ड है, और उनमें से भी कुछ और कम संख्या है जिनको कि प्रॉपर कंट्रोल डायबिटीज दवाओं से या किसी भी वजह से। तो इसलिए डायबिटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कोरोना के संदर्भ में। जी डॉक्टर राकेश, कौन सी रेंज है जिसमें कि पेशेंट को समझना चाहिए कि मैं डायबिटिक हूं या हो गया हूं? क्योंकि डेल्टा के केसेस में भी ऐसा देखा था कि जो लोग कोरोना से पीड़ित हुए थे उनको स्टेरॉइड्स दिए गए थे, उनके बाद वो डायबिटिक के पेशेंट हो गए थे, डायबिटीज के पेशेंट हो गए थे। तो अब क्या उनमें डायबिटीज एज इट इज ही है या उनके चांसेस कम हो जाएंगे, या कोई ऐसी रेंज है जिसके बाद मान लेना चाहिए कि मैं डायबिटिक पेशेंट हो गया हूं, अब मुझे अपना खास ख्याल रखना है कोरोना से? जी, जब ये सेकेंड वेव आई थी जिसमें कि काफी हम लोगों ने पेशेंट देखे और जिनमें स्टेरॉइड का यूज काफी ज्यादा हुआ था, तो ये देखा गया, हम लोगों ने डायबिटीज को जो क्लासिफाई किया है कि एक आदमी जिसको हम कहेंगे नॉन डायबिटिक है, एक होता है प्री डायबिटिक और एक होता है फ्रैंक डायबिटिक। तो ब्लड शुगर के अलावा एक वैल्यू होती है जिसको HbA1c कहते हैं, जो 3 महीने का ब्लड शुगर का एवरेज बताता रहता है। तो अगर आपका HbA1c अगर आपने कराया है, और HbA1c किनको कराना चाहिए ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जिन लोगों की उम्र थोड़ी ज्यादा है, 60 साल के ऊपर है, इवन अब तो यंगर एज ग्रुप में भी देखा जा रहा है, जिनको ओबेसिटी है, जिनको एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या जिनको फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की है, या कुछ ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं या स्टेरॉइड्स और अदर थिंग्स हैं, कई सारी ऐसी दवाएं हैं जो ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा सकती हैं, तो उनको अपना HbA1c करा के देखना चाहिए। अगर HbA1c
5.9 के अंदर है तो आप कहेंगे कि आप नॉन डायबिटिक हैं, बिलो 5.9। अगर ये 5.9 या 6.5 के बीच में है तो इसको हम लोग प्री डायबिटिक रेंज में रखते हैं। और अगर 6.5 के ऊपर HbA1c चला गया, क्योंकि ये 3 महीने का एवरेज बताता है, एक वैल्यू कई बार लोग कराते हैं रैंडम ब्लड शुगर, तो उसमें क्या होता है कि कई बार नॉर्मल आदमी की भी हाई आ सकती है। जैसे आपने कोई मीठी चीज खा ली, आपने किसी दिन ज्यादा चीनी से बनी चीज खा ली और आपने शुगर चेक करा ली, तो हो सकता है उसमें बढ़ जाए, या कोई मेंटल स्ट्रेस है या किसी वजह से वो टेम्परेरीली बढ़ती है लेकिन वो फिर नॉर्मल आती है, तो उसको हम लोग डायबिटिक रेंज में नहीं रखते हैं और ना प्री डायबिटिक रेंज में कहते हैं। बट हाँ, जैसे आपने कहा कि इन तरह के पेशेंट्स को अगर पहले से पता है कि डायबिटिक है तो अक्सर उनकी एक आध वैल्यू ज्यादा आती है तो HbA1c नॉर्मल आता है, तो उसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका पहले से डायबिटिक है और आपका HbA1c ज्यादा है, जैसे कि हम लोग अक्सर देखते हैं, हमारे पास जब इवन पहली बार पेशेंट आता है तो HbA1c लेवल अभी कुछ ही दिनों में मैं देख रहा हूँ 9 के आसपास रहता है, 9 के ऊपर, 9-10 के रेंज में। तो इसका मतलब कि उनकी जो फास्टिंग ब्लड शुगर 250 के आसपास और उनकी खाना खाने के बाद वाली जिसको पोस्ट पेरेंडियल कहते हैं वो 350 के रेंज में रहती। सो ऐसे पेशेंट की बॉडी इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है, कोरोना होने के चांसेस के साथ साथ उनमें कोरोना से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। और बाकी सेकेंडरी इन्फेक्शन, जैसे पिछले वाले एपिसोड्स में हम लोगों ने जब आपकी सेकेंड वेव आई थी तो आपने ब्लैक फंगस वाले केसेस देखे थे। ब्लैक फंगस भी ज्यादातर उन्हीं पेशेंट थी जो पहले से डायबिटिक थे। अब मैं आपके दूसरे सवाल पर आना चाहूंगा जिसमें आपने कहा कि स्टेरॉयड यूज पे, तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको स्टेरॉयड हैवी डोज में पिछली बार भी दी गई या किसी और बीमारियों की वजह से, बहुत सारी बीमारियां जिनमें हम लोग स्टेरॉयड यूज करते हैं, लाइक कैंसर कीमोथेरेपी में स्टेरॉयड यूज होती है, शॉर्ट टर्म निमोनिया है, ब्रोंकियल एस्मा, इन सब चीजों में यूज होती है। तो अगर उनकी शुगर बढ़ी है और वो पहले से डायबिटिक नहीं है तो उनका देखा गया है कि 1 या 2 महीने 3 महीने के बाद उनकी धीरे धीरे जब हम लोग स्टेरॉयड को बंद कर देते हैं तो शुगर्स नॉर्मल आ जाती हैं और वो उसके बाद अगर लाइफ स्टाइल अपने ठीक रखते हैं तो शुगर उनकी नहीं बढ़ती है, वो नॉन डायबिटिक रेंज में रहते हैं। बट ये पहले से पता नहीं होता, इसलिए हम अपने मरीजों को सलाह ये देते हैं कि आप अपनी महीने में कम से कम एक बार शुगर, अगर आपकी एक बार कहीं हाई आई है, कराते रहें और 3 महीने में HbA1c कराएं, साथ में अपना जो यूजुअल प्रिकॉशंस हैं, खाने पीने का, एक्सरसाइज का, ये सब भी करें और अपने वजन को जरूर कंट्रोल रखें, बिकॉज ओबेसिटी इज ऑल्सो कम्स इनटू हाई रिस्क फैक्टर। डॉक्टर साहब, अक्सर हमारे श्रोता, हमारे लिसनर्स ये सवाल पूछते हैं कि कोरोना के दौरान क्या मुझे अपनी डायबिटिक की दवाइयां लेते रहनी चाहिए या मुझे बंद कर देनी चाहिए जब तक मुझे कोरोना है? ये बहुत अच्छी चीज है। आपको डायबिटीज की दवाएं तो लेते ही रहना है और अपनी शुगर मॉनिटर भी करना है। और जो डाइट के प्रिकॉशंस पहले से लेते हैं, बहुत से लोग इंसुलिन पे रहते हैं, जो कि अगर कोरोना हुआ या कोई दूसरा इन्फेक्शन भी हुआ तो उनको अपनी शुगर की दवाएं बंद नहीं करनी है, बल्कि कोरोना वाले पेशेंट्स में ये देखा गया है कि आपकी शुगर वैल्यूज इन्फेक्शन की वजह से भी बढ़ जाती हैं, तो कई बार उनकी दवाओं का डोज बढ़ाना पड़ता है या कई बार उनको इंसुलिन देनी पड़ जाती है शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसलिए वो दवाएं या कोई भी और दवा खा रहे हैं या ब्लड प्रेशर की है या थायराइड की, जैसा कि अक्सर लोग लेते रहते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि वो अपनी दवाओं को कंटिन्यू रखें और उन दवाओं को बंद न करें। जी डॉक्टर, ओमिक्रॉन के केसेस में देखा गया है कि ये बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है। ऐसे में बच्चों को किस दवाई या कौन सी दवाई देनी चाहिए? जैसे हम बड़ों को तो हम कहते हैं कि पैरासिटामोल दे दिया, 650 mg पैरासिटामोल या 500 के पैरासिटामोल दे दिया, तो बच्चों को जो 10 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको क्या ऐसी दवाई दी जाए, क्या कितनी डोज दी जाए कि उनमें बुखार कम रहे? हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए, अभी जो ICMR ने हम लोगों के दवाओं का आपके बच्चों में उसका क्लासिफिकेशन किया है, उसको 4 कैटेगरी में, ओमिक्रॉन हो या कोई दूसरा, बिकॉज ओमिक्रॉन तो हम तभी कह पाते हैं जब हम उसकी ब्लड टेस्ट के द्वारा, क्योंकि जितने भी पेशेंट्स हैं उनमें कोविड पॉजिटिव में RT-PCR पॉजिटिव दिखाता है, चाहे वो ओमिक्रॉन हो या डेल्टा हो, ठीक है जी। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है खाली आपको RT-PCR कर देने से कि ये इसको ओमिक्रॉन है या डेल्टा है, ये बहुत मुश्किल है। तो इसमें हम लोगों को इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए कि ये कौन सा है, क्योंकि प्रिकॉशन वाइज सब कुछ सेम है। और अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन जो है फैलता जल्दी है, उसकी इन्फेक्टिविटी रेट हाई है, ऑलमोस्ट इट इज 4 to 8 टाइम्स हायर देन द डेल्टा, बट उसके सिम्टम्स कम हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है
कि इस बार जो हम लोगों ने ज्यादातर पेशेंट देखे, ये तो नहीं पता क्योंकि हर एक का ओमिक्रॉन का टेस्ट नहीं होता। ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उन्हीं लोगों का टेस्ट करा रही थी जो विदेशों से आए थे। बट ये बाद में देखा गया कि बहुत से लोग जो विदेश नहीं भी गए थे, इंडिया में भी ओमिक्रॉन के केसेस हैं जो इंडिजिनस हैं। तो हमें इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए कि ये कौन से केसेस हैं, क्या है। हमारे पर्पज से, ट्रीटमेंट के पर्पज से और पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका कोविड है तो वो उसका प्रिकॉशन इज द सेम कि आपको जैसे बताया गया है बार बार कि भाई आपको अपना मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, हाथ को बार बार धोना है, नाक को मुंह को छूना नहीं है, और अपने को हाइड्रेशन रखना है, दूरी रखना है, ये सब चीजें। और खासतौर से जहां तक बच्चों का सवाल है, इसमें ज्यादातर बच्चों में काफी देखा गया है कि ये एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि बहुत से लोगों में सिम्टम नहीं है। जैसे किसी को घर में एक बार किसी आपके फैमिली मेंबर को एक को हुआ, इस बार हम लोगों ने काफी ऐसे पेशेंट देखे हैं। एक आदमी को अगर घर में फीवर हुआ है और उसके प्रिकॉशनरी उसने बाकी अपने घर में 3-4 अगर फैमिली मेंबर्स और हैं, उनका कोविड टेस्ट करा लिया जबकि उनको कोई लक्षण नहीं थे, जस्ट एक अपने प्रिकॉशन के लिए कि भाई कहीं इनको हो तो नहीं है। तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में भी कोविड पॉजिटिव आरटी-पीसीआर पॉजिटिव पेशेंट मिल रहे हैं, उनको हम लोग एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। ना उनमें फीवर है, ना कफ है, ना ब्रेथलेसनेस है। तो अब सवाल ये बात है कि भाई उनमें हम करें क्या। जो एसिम्प्टोमेटिक कोविड के पेशेंट हैं उनके लिए जरूरी है कि वो अपने को सेम चीज करें, अपने को सोशल डिस्टेंसिंग करें, आइसोलेट करें, अपने को फ्लूइड खूब लें, पानी पिएं और अपने को डिहाइड्रेशन ना होने दें जी। और घर पे आइसोलेट करके अपना टेम्परेचर, पल्स, ऑक्सीजन सैचुरेशन ये सब चेक करते रहें। और पेरेंट्स के बच्चों में खासतौर से कि पेरेंट्स का काम है कि उनको मॉनिटर करें और टेली कंसल्टेशन से किसी डॉक्टर के टच में रहें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अगर उनको लगे कि यहाँ कुछ सिम्टम्स नए आ रहे हैं तो फिर वो आगे बढ़े, दवाएं लें। नहीं तो पैरासीटामॉल के बारे में आपने भी पूछा कि किस डोज में दें, तो बच्चों में जो डोज है 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी 4 to 6 आवरली जी। तो ये है कि मान लीजिए 10 केजी का बच्चा है अगर, तो उसका 100 मिलीग्राम 10 या 15 मान ले तो 150 मिलीग्राम यू कैन रिपीट इट एवरी 4 to 6 आवरली इफ फीवर इज देयर। ओके, फाइन, थैंक यू डॉक्टर। इस पे हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं जमशेदपुर से श्यामू महतो। आइए इनकी जिज्ञासा सुन लेते हैं, इनका प्रश्न सुन लेते हैं। श्यामू जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। जमशेदपुर झारखंड से मैं श्यामू महतो बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब और आकाशवाणी टीम को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार महतो जी। जी, मेरा सवाल 2 है। पहला सवाल ये कि अगर किसी को डायबिटीज होती है तो क्या इलाज के बाद पूरी संपूर्ण ठीक हो जाती है? और नंबर 2 मेरा क्वेश्चन कि अगर पूरी दुनिया में हम जब अगर वैक्सीन कंप्लीट कर दें तो क्या हम मान सकते हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया से चला गया? मैं बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न इनका, क्या डायबिटिक्स ठीक हो सकती है क्या? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इस पे पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही है और ये क्वेश्चन आपका ही नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोगों का है जो भी पहली बार हमारे पास आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायबिटीज मोस्टली 2 प्रकार की होती है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज, एक होती है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में ऑब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी होती है और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर टाइप का है, जिसमें आपके बॉडी में जो पैंक्रियाज में बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन बनाती हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो वो ऑलरेडी बीटा सेल्स को खत्म कर देती हैं धीरे धीरे करके। तो उसमें आपको सिर्फ इंसुलिन ही लेना पड़ सकता है और अभी तक उसका कोई ऐसा इलाज टैबलेट्स का या इस तरह का नहीं, ऑल्दो रिसर्च बहुत चल रही है कि टाइप 1 डायबिटीज और मोस्टली यंगर एज में बच्चों में ये देखी जाती है, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि डायबिटीज एक बड़े लोगों की या बुजुर्ग लोगों की बीमारी है, लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज है बहुत डेंजरस है, बिकॉज पता ही नहीं चल पाता, बच्चों में कोई टेस्ट नहीं कराता शुगर का। तो टाइप 1 डायबिटीज के काफी केसेस देखे और मोस्टली वो लोग हम लोगों के पास काफी लेट आते हैं, तो उनमें तो उनको ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेनी पड़ती है। और आजकल पंप्स भी आ गए हैं जो अपने आप लगा लीजिए, तो आपके बॉडी में कितनी शुगर की मात्रा है उसके हिसाब से इंसुलिन कैलकुलेट करके इंसुलिन आपको देते रहते हैं, तो आपको बार बार चेक करके प्रिक करना नहीं पड़ता। ये तो टाइप 1 डायबिटीज की। जहां तक इन्होंने पूछा है डायबिटीज का क्या ठीक हो सकती है, तो टाइप 2 डायबिटीज जो है ये एडल्ट्स में होती है और मोस्टली ये इंसुलिन की ऑब्सोल्यूट डिफिशियंसी नहीं होती बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है,
या इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है जी। तो ये इसके ऊपर काफी रिसर्च हुई है और अभी कुछ ही सालों के अंदर में 2-3 रिसर्च ऐसी आई हैं जिसमें रिवर्सल ऑफ डायबिटीज किया गया है। यूके में खासतौर से इसके ऊपर रिसर्च हुई है, यूएस में भी हो रही है। उसमें ये देखा गया कि अगर पेशेंट्स को वेट को कंट्रोल करें और डाइट को कंट्रोल करें, लो कैलोरी डाइट और वेट को कंट्रोल करें नियमन, तो साल 6 महीने के अंदर काफी कंट्रोल डाइट दी गई तो उनकी जो डायबिटीज थी HbA1c 9-10 था, घट के 6 आ गया और उनकी फिर दवाएं जो चल रही थी धीरे धीरे करके बंद कर दी गई। तो उनको कहा कि जब रिवर्सल ऑफ डायबिटीज की जो डेफिनेशन दी है कि अगर आपका HbA1c बिना किसी दवा के बिलो 6 आ जाता है और आप मेंटेन कर लेते हैं उसको मोर देन 6 मंथ, तो इट इज नोन एज रिवर्सल ऑफ डायबिटीज। तो ये नया कंसेप्ट आया है और इसको हमने देखा भी है। यहाँ इंडिया में इसकी कोई कंट्रोल्ड स्टडीज या ट्रायल तो नहीं हुए हैं, लेकिन अपने पेशेंट्स में हमारा अपना ऑब्जर्वेशन है कि जो पेशेंट्स अच्छे से डाइट कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं और अपना वेट को कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे ओबेसिटी जो है वो मेन कारण है डायबिटीज का। तो अगर आप मान लो 10 केजी ओवरवेट और कैसे भी करके आपने डाइट और एक्सरसाइज करके वेट को घटा लिया 10 केजी, तो आपका डायबिटीज करीब करीब दवाएं या तो कम हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं। आप इसको रिवर्सल भी कह सकते हैं। और खास तौर से ये रिसर्च इसलिए ज्यादा हुई कि बैरियाट्रिक सर्जरी जिन पेशेंट्स में हम लोगों ने करी, बैरियाट्रिक सर्जरी ओबेसिटी से रिलेटेड सर्जरी होती है जिसमें इंटेस्टाइन को थोड़ा सा सर्जरी करके उसका साइज को, स्टमक के साइज को छोटा कर दिया जाता है। तो ये देखा गया कि जिन लोगों की बैरियाट्रिक सर्जरी करी उन पेशेंट्स ने 40-50 केजी वेट, जैसे हमारे पेशेंट थे जो 60 किलो के उनको होना चाहिए, 70 किलो के उनका 120 केजी 130 केजी वेट था। तो जब उनकी बैरियाट्रिक सर्जरी से वेट हम लोगों ने घटाया तो उनकी रिवर्सल हो गया, उनकी डायबिटीज खत्म हो गई ऑलमोस्ट। तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत ही इनकरेजिंग चीज है और इस पे और रिसर्चेज अभी जारी हैं। तो हम भविष्य में सोच सकते हैं कि शायद एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम इसको पूरी तरह से खत्म कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे अगले श्रोता हैं गाजियाबाद से यामीन। इनका दूसरा सवाल तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अपने इन श्रोताओं को ले लेते हैं। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। नमस्कार यामीन जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरोड़ी लोनी। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं दोनों टाइम, तो वैक्सीन भी ले सकते हैं उसके साथ, एक तो ये जानना चाह रहा हूँ। और एक कम से कम कितने टाइम तक इसके लिए मतलब मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ा बताएं जी। डॉक्टर साहब। हाँ, देखिए जो लोग डायबिटिक हैं उनको तो जरूर, जो इंसुलिन भी ले रहे हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है वैक्सीन को लेना। तो मेरी ये राय है कि वैक्सीन वो जरूर लें, पहला डोज, सेकेंड डोज, और अगर उनकी 60 साल के ऊपर है उम्र और कोई तो तीसरा डोज, और डायबिटिक्स वालों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। तो वो अपने समय के हिसाब से, जैसे कि गवर्नमेंट के रिकमेंडेशंस हैं, तीनों डोज वैक्सीन लें। और इनका दूसरा सवाल आई थिंक एक्सरसाइज से रिलेटेड है, कितना मॉर्निंग वॉक करें कि डायबिटीज कंट्रोल रहे ना। देखिए, मॉर्निंग वॉक से खाली डायबिटीज नहीं कंट्रोल होगी। खासतौर से अगर आप इंसुलिन के ऊपर हैं तो आपको पहली चीज तो ये है कि जब कभी आप वॉक करने जाएं सुबह के टाइम, खासतौर से जो लोग इंसुलिन पे हैं उनको मेरी एडवाइस ये होती है कि वो कुछ हल्का नाश्ता कर लें और अपनी जो इंसुलिन की डोज ब्रेकफास्ट वाली होती है, सुबह लोग ज्यादातर 2 या 3 टाइम इंसुलिन लेते हैं, या अगर इंसुलिन सुबह नहीं ले रहे हैं, अपनी कोई टैबलेट्स ले रहे हैं, तो नाश्ता करके टैबलेट्स खा के तब जाएं। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जब पेशेंट्स खाली पेट, जैसे हम लोग के अक्सर हम लोग कहते हैं कि भाई आपको वॉक करने जाइए, खाली पेट जाइए, लेकिन जब डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको अगर खाली पेट जाएंगे तो कई बार ये देखा गया है कि उनकी शुगर वैल्यूज बहुत डाउन हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज, और उनको हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम, एरिथमियाज है या हार्ट अटैक है, इस्केमिक हार्ट डिजीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ड्यूरिंग वॉकिंग हो गई है। तो इसलिए रिकमेंडेशन ये है, कितनी एक्सरसाइज करें ये आपकी क्षमता पे है। नॉर्मल रिकमेंडेशन इज टोटल दिन भर में 45 to 60 मिनट्स वॉक करना चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या 8 to 10,000 स्टेप्स आपको चलना चाहिए। आजकल स्टेप्स काउंटर्स भी अवेलेबल है जी। हमारे अगले श्रोता है दिल्ली से नदीम, आइए उनका भी प्रश्न सुन लेते हैं। नदीम जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ, हेलो नदीम जी, क्या प्रश्न है आपका? नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर ये पूछा चाहता हूँ, केटला गैस का एक वैक्सीन आने वाला था बच्चों के लिए, वो कब आएगा वो? जी डॉक्टर, बच्चों के लिए कह रहे हैं कोरोना का वैक्सीन, इतनी की जिज्ञासा है,
कब तक आएगा, ये जानना चाहते हैं। देखिए, अभी जो गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन है वो तो आपको पता ही है कि 18 साल के नीचे वालों को भी उन्होंने 18 साल तक के बच्चों को कर दिया है। और अब और गाइडलाइंस रिसर्चेस चल रही हैं। आई थिंक बहुत जल्दी ही आएगी, क्योंकि अभी आपको पता है कि कई और तरह की इंसुलिन हैं। अभी हम लोग जो बच्चों में को वैक्सीन ही दे रहे हैं, और आई थिंक उसके एज सुन एज द अदर ट्रायल रिपोर्ट्स विल कम, हो सकता है 1-2 महीने के अंदर में ही आ जाए, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट को और अधिकारियों को इस बात की चिंता है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम बच्चों को भी वैक्सीनेट करें। बट टिल देन मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप जो कोविड के प्रिकॉशंस हैं वो अपने बच्चों पे रखें, उनको हाथ धुलाएं, उनको मास्क पहनाएं और बाकी चीजों का ध्यान रखेंगे तो कोविड से बचे रहेंगे। हाई प्रोटीन डाइट, हाई इम्यूनिटी, ये सब रखें। हमारे अगले श्रोता हैं धर्मवीर, आइए उनका भी प्रश्न सुन लेते हैं। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार धर्मवीर जी। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधीनगर से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे ये वायरस की जो अपने इम्प्रूव करते जाते हैं, अपना नया चेहरा बदल लेते हैं, क्या हमारे शोधकर्ता वैज्ञानिक डॉक्टर लोग इसके ऊपर भी क्या कुछ समय समय पे भी अपना शोध करते रहते हैं कि जैसे अब ये आया वायरस ओमिक्रॉन, इसके ऊपर कुछ नया शोध चल रहा है वायरस के ऊपर? जी जी, आपने अच्छा सवाल पूछा। ये हम लोग परेशान हो गए हैं कि भाई ये रोज साइंटिस्ट लोग एक नया नाम लेके आ जाते हैं और ये आखिर कब तक चलेगा और ये कब खत्म होगा। आई थिंक ये जो मेन क्वेश्चन का पर्पस ये है, और आपको पता होना चाहिए कि ये साइंटिस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड, ये वायरल डिजीज है, आपको पता ही होगा कि ये वायरल डिजीज है, फ्लू का वायरस है और ये कोई नई बीमारी नहीं है। सच बात ये है कि अगर आप इसको देखेंगे, सर्च करेंगे गूगल में भी ये पाएंगे, बहुत सालों से ये बीमारी चल रही है। और आपको जैसे कि पता ही चला होगा कि 100 साल पहले भी इसका एक बार एक एपिडेमिक हुआ था जिसमें बस हजारों लाखों लोगों की जान चली गई थी। तो ये सैकड़ों साल से ये बीमारी है। ये बात अलग है कि आइडेंटिफाई नहीं हो पाती थी जब तक इसके कोई जांच के सवाल नहीं थे। लेकिन ये जो वायरस है, फ्लू का वायरस है, ये ABC और कई टाइप के होते हैं, और अल्फा, बीटा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, ये सब तमाम तरह के नाम हैं इसके। वो इसलिए कि उसका एक कैरेक्टर है कि ये जब बॉडी में जाता है एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता है, या कोई पेशेंट है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या कोई पेशेंट है जो वैक्सीन लिया हुआ है, तो जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इसके जो ऊपर की जो स्पाइक प्रोटीन जिसको हम लोग कहते हैं वो अपना बदलते, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं, बिकॉज जिस आदमी के अंदर जाता है, जहां से ये पाता है, उसकी भी कुछ RNA DNA से इसका रिएक्शन होता है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, साइंटिस्ट के हाथ में नहीं है कि इसके म्यूटेशन को रोक सके, बट हमारे हाथ में ये है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि बहुत सारे म्यूटेशन ऐसे हैं जो हार्मलेस हैं, वो ज्यादा हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, और हम फिर उसकी तैयारी करें, हम उसकी वैक्सीन बनाएं। जैसे कि आपको शायद पता ही होगा कि हर साल इसकी वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है, कोरोना की नहीं बट फ्लू की वैक्सीन। शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, श्रोताओं को, कि फ्लू की क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन ऑलरेडी मार्केट में बहुत सालों से अवेलेबल है, और हर साल उसकी नई वैक्सीन आती है जी। तो साल में 2 बार वो वैक्सीन आती है। मेरी राय ये रहेगी कि आप कम से कम वो वैक्सीन, वो भी बहुत घातक बीमारी है फ्लू की, यहाँ पे इंडिया में अभी अब जागरूकता पैदा हुई जब से ये कोरोना आया है, तब से काफी लोग लगवा रहे हैं, बट मेडिकल फैटर्निटी में काफी सालों से हम लोग खुद लगवा रहे हैं। ये वैक्सीन फ्लू की साल में 1 बार लगती है, और 1 साल तक वो आपको उस फ्लू के उस वेरिएंट से बचा के रखती है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि उसमें पहले, जैसे आपको पता होगा कि H1N1 एक बर्ड फ्लू का बहुत तगड़ा कुछ साल पहले आया था जी, तो उस समय भी हम लोग परेशान थे। तो अब क्या है कि जो ये क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन अवेलेबल है उसमें बर्ड फ्लू के स्ट्रेन को भी डाल दिया इन्होंने। हो सकता है कुछ आने वाले समय में एक और स्ट्रेन इसमें कोविड की भी आ जाए, जैसा कि मुझे लग रहा है, क्योंकि ये बार बार आता रहेगा, चेंज होता रहेगा, तो हम लोग को भी उसके हिसाब से अपनी तैयारी रखनी है, और नई नई वैक्सीन बनाती है, साइंटिस्ट लोग इस पे लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी ही इसका निदान आ जाएगा जी। हमारे अगले श्रोता है झारखंड से दिवाकर पाठक, आइए उनकी जिज्ञासा सुनते हैं। दिवाकर जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद जी। मैं दिवाकर पाठक हजारीबाग जिला अंतर्गत कंडाबिर ग्राम स्थित झारखंड प्रदेश से हूँ जी। कहिए। सिद्धार्थ सर और विशेषज्ञ महोदय को मेरा हार्दिक अभिनंदन जी। मैं नवीन बोल रहा हूँ जी। कहिए। अच्छा नवीन सर जी। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन के बाद एक नई वेरिएंट न्यूकोक का पता चला है।
चीन में वुहान के वैज्ञानिकों ने इसको लेकर एक बड़ा दावा किया है जी। उन्होंने कहा कि हर 3 मरीज में 1 की मौत हो सकती है जी। अर्थात ये चौथी लहर की संकेत है जिसकी मारक क्षमता भी अत्यंत तीव्र है। इसलिए हर हाल में प्रोटोकॉल की पवित्रता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके बारे में पूर्ण जानकारी दें। जी डॉक्टर राकेश जी। दिवाकर जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये सवाल पूछा और ये बहुत लेटेस्ट सवाल है अभी। और ये जो नियोकोव की बात इन्होंने करी है, ये अभी वुहान में कुछ वायरसेस मिले हैं जो कि बैट्स में मिले हैं, आदमियों में नहीं मिले हैं। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कुछ मीडिया में ये काफी ज्यादा चर्चा में आ गया, क्योंकि शायद आप जानते ही हैं आजकल मीडिया में कोई चीजों को काफी बढ़ा चढ़ा के भी पेश कर दिया जाता है। बट ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक इसको कोई ह्यूमन में ऐसा नियोकोव का केस डिटेक्ट नहीं हुआ। बैट्स में हुआ है और कुछ जानवरों में हुआ है। तो जितने ये वायरसेस हैं, ये इनकी क्षमता होती है कि ये जानवरों से ह्यूमन में शिफ्ट हो सकते हैं अगर इनका म्यूटेशन हो जाए। तो जैसे कि बर्ड फ्लू में भी हुआ था, तो बर्ड फ्लू भी जो होता था वो बर्ड्स में होता था, ह्यूमन में नहीं होता था। मुर्गों में, चिकन्स में होता था, चिकन फ्लू भी हम लोग कहते थे। तो वैसे ही ये जो नियोकोव है, इससे कोई हमें घबराने की जगह नहीं। ये इन्होंने जो आप कह रहे हैं कि एक, अभी मैंने भी पढ़ा और देखा, इसको न्यूज में भी देखा और इसके ऊपर मैंने लिटरेचर भी सर्च किया हुआ है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि जिसको हो रहा है उसमें से हर 3 आदमी मर जा रहा है। पहली चीज तो मैं ये बता दूंगा, ये एक हाइपोथेटिकल, ये एक स्टैटिस्टिकल साइंटिफिक कैलकुलेशन है कि अगर ऐसा होता है तो फिर ऐसा होगा जी। तो मेरे ख्याल से ये रियलिस्टिक चीजें नहीं है। अभी ये रिसर्च पे चल रही है, इन पे काफी वर्क हो रहा है और अभी ये ह्यूमन में नहीं आई है। लेकिन हमें अगर आएंगी भी तो हम लोगों ने जैसे इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं बर्ड फ्लू से लेके अभी तक तमाम तरह के फ्लू, मुझे पक्का यकीन है कि इसकी भी कोई न कोई वैक्सीन आ जाएगी। बट फ्लू चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, सबसे बड़ी चीज है जैसे इसमें वैक्सीन जब तक नहीं भी आई थी इंडिया में, फर्स्ट ईयर में आप देखिए हम लोगों को तीसरा साल चल रहा है, वैक्सीन आए तो अभी कुछ ही दिन हुए, लेकिन जो पहला एपिसोड हुआ और इवन सेकंड वाला एपिसोड हुआ, उसमें जो लोग भी बचे हैं और जिनको इन्फेक्शन से बचे हैं वो मास्क से बचे हैं, हैंड वॉशिंग से बचे हैं, आइसोलेशन से बचे। सो दीज आर द 3 थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वेरिएंट। मुझे नहीं लगता कि इसमें बिल्कुल आप लोगों को घबराने की जरूरत है। ये अभी ना इंडिया में है ना साउथ अफ्रीका में, कुछ रिसर्च में जानवरों में पाया गया है ये, तो अभी इस पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके डॉक्टर राकेश, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आई वुड लाइक टू आस्क कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो अपने आप को बचा के रखें, ये बहुत जरूरी है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया नवीन जी, और मैं श्रोताओं को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि इन्होंने इतने अच्छे अच्छे सवाल है, काफी जागरूक श्रोता है आपके जी। 2-3 चीजें मैं बताऊंगा कि जो बचाव करने के तरीके हैं वो बार बार हम लोगों के टीवी स्क्रीन पे या हमारे मोबाइल फोन में भी जो रिंग टोन है उसके हिसाब से भी बताए जाते हैं कि हमें रेगुलर। अच्छा, इसमें एक चीज ये बता दूं कि डबल मास्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओमिक्रॉन से बचने के लिए पहले हम लोग एक लगाते थे और ये सर्जिकल मास्क ही लगाएं, डबल सर्जिकल मास्क, या अगर आप N95 मास्क लगाएं। पहली चीज तो ये मैं कहूंगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोगों को जो मास्क भी लगाते हैं तो वो कपड़े वाला मास्क लगाते हैं, वो शायद उतना सेफ नहीं है, और लोग नाक के नीचे लगाते हैं और बार बार उसको उतारते हैं धरते हैं और उसको चेंज भी नहीं करते। मैंने देखा एक ही मास्क को महीनों लगाए रहते हैं पानी से धो के, तो उससे उसकी एफिकेसी खत्म हो जाती है। उसका एक टाइम है, लिमिट है, वो आप देख लें, उस हिसाब से उसको चेंज करते रहे, गंदा हो जाए दूसरे तीसरे ज्यादा नहीं यूज कर सकते। हैंड वॉशिंग रखें, अपने डिस्टेंस रखें, और नई वैक्सीन आ रही हैं जो सबसे बड़ा चीज है, जो इंडिया में भी हमारे लिए गौरव की बात है। जैसे कि मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बताया था कि हमारे यहाँ एक जो 2 वैक्सीन ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके अलावा एक हम लोग रशियन वैक्सीन यूज कर रहे हैं, और डीएनए वैक्सीन बहुत जल्दी आ रही है, ट्रायल 3rd फेज ट्रायल में चल रही है, और इंट्रानेजल वैक्सीन ये भी 3rd फेज ट्रायल में चल रही है। तो इंट्रानेजल वैक्सीन आई थिंक वेरी सून वी आर गोइंग टू गेट, जो कि हम बूस्टर की तरह अभी ट्रायल चल रहा है, और उसके बाद 1st और 2nd डोज भी उसकी आ जाएगी। तो आई थिंक ये बहुत एक अच्छी चीज है, और जैसा कि इस लहर में कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, आई होप कि हम लोग आगे भी स्वस्थ रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नवीन जी धन्यवाद, और आपके श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अंक में बस इतना ही। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में
आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल के डॉक्टर राकेश कुमार। ये